हेलो स्टूडेंट्स। आकाश, रितेश और वंदना, नंदिनी, सब लोग जो है सब लोगों के लिए अच्छा वीडियो आज से बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोगों को फिर ये कंप्लीट करेंगे। देखो, क्लास 12th वाले जितने भी बच्चे हैं उनका हमने फर्स्ट जो पार्ट था वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, काजल। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से जो तुम लोग पढ़ चुके थे और कक्षा 11 वाले भी ध्यान दें, तो उनके लिए ये दूसरा जब बुक पढ़ेंगे 12th क्लास की दूसरी बुक, तो वहाँ पर ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, तुम लोग कक्षा 10 में ये पढ़ाए भी थे हम तुम लोग को ना। ठीक है, क्या पढ़ाए थे? प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्या है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस में दिया गया है ना। और यहाँ पर देखिए, तुमको पढ़ना है क्या? प्रकाश का परावर्तन। और ये प्रकाश का परावर्तन कक्षा 9 में 10 में तुम लोग पढ़े हो। ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद ये गोली दर्पण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में तुम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़े थे कक्षा 10 में। और उसके आगे फिर पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन अभी हम लोग वहाँ पर पढ़े थे, जो है कि समतल दर्पण के द्वारा जो है प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में। ठीक है, आज हम लोग इसमें इसी को पढ़ना शुरू करेंगे। ये पहला चैप्टर है दूसरी बुक का। ठीक है, और इसमें ढेर सारे चैप्टर है। प्रकाश, ये देखो यूनिट इकाई जो है ना उसका नाम है प्रकाश की। तो प्रकाश की ये लाइट में ढेर सारे चैप्टर हैं, उसमें से ये पहला चैप्टर है। तो ये बेसिक है, केवल जो कक्षा 11 वाले जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए। कक्षा 12 वालों को हम पढ़ा चुके हैं ना, काजल, वंदना, नंदिनी, ये सब सारे लोग जो हैं, अंजलि, सब लोग जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज से फिर से उसको हम थोड़ा सा हल्का हल्का रिवीजन करा लेंगे। कक्षा 11 वालों को भी बहुत ज़्यादा जो है कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो समझ में नहीं आएगा, सब कुछ पढ़े हुए हो। ठीक है, हम हल्का हल्का उसको जो है रिवीजन करा रहे हैं, उसको ध्यान दो। देखो, यहाँ पर प्रस्तावना ये जो दिया गया है इसमें बोला है कि प्रकाश क्या है। इसके लिए बोला है कि इस विकिरण को जो हमारी आँख को संवेदना जो है उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। इसके बारे में हम तुम लोगों को कक्षा 10 में बताए थे कि प्रकाश वह है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। तो वही एक परिभाषा भी थोड़ी सी दी गई कि क्या होता है। ठीक है, इसका जो प्रकाश होती है एक प्रकार की क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसकी क्या होती है? एक तो चाल होती है, दूसरा क्या होता है? इसकी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसके बारे में हम तुम लोग को बताए होंगे, फिर भी नहीं जानते हो तो यहाँ पर देखो एक लिखा गया है कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्राम। ये ए का मतलब जो होता है एंगस्ट्राम। ठीक है, तो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होती है इसकी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? एक उसकी विशेषता है, किसकी? प्रकाश की विशेषता, जिसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और उसकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश की कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम होती है। ठीक है, और ये भी पढ़े थे कक्षा 10 में कि क्या, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तुम लोग प्रकाश की चाल के बारे में क्या होते हैं अच्छे तरीके से जानते हो, ये प्रकाश की चाल। तो ये इसका हो गया। अब ये प्रकाश क्या है? प्रकाश की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग पानी में अगर कोई पानी ले करके, ग्लास में पानी लेकर उसमें में पेंसिल या पेन डालते हैं तो हमको जो है पेन या पेंसिल क्या होती है? टेढ़ी दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है? तो ये सारी जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं के कारण होते हैं। जैसे अभी ये तुम देख पा रहे हो, ये किस कारण से हो रहा है? तो ये देखना जो है ये प्रकाश का परावर्तन है। यहाँ पर जो है प्रकाश ये गिर रहा है और उसके बाद यहाँ से इसकी इमेज बन रही है, जिस इमेज को तुम क्या कर रहे हो? इसको देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये ढेर सारी इसमें और भी हम लोग पढ़ेंगे घटनाएं। जैसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के बारे में सुने थे कक्षा 10 में, लेकिन कक्षा 11 में जाओगे तो वहाँ पर और भी चीज़ें पढ़नी है। जैसे विवर्तन हो गया ना, व्यतिकरण हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो ये सारी घटनाओं के बारे में यहाँ पर और भी विस्तार में पढ़ोगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, अच्छा है, लेकिन तुमको समझ में आएगा। तो देखो, ये कक्षा जो 10 में तुम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये सारा कुछ हमने जो है वहाँ पे बताया भी था कि देखो ये जैसे कि ये हमारा क्या M1 M2 एक समतल दर्पण है,
उसके ऊपर ये क्या हो रही है, एक किरण आ रही है जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो ये वाली किरण आई, तो इस आपतित किरण, देखो इसको हम पेपर पर अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सब तुम लोग जानते हो ना, बस केवल तुम्हारा हम रिवीजन कराना है। अभी जब अगला एक नया टॉपिक आएगा तो उसको मैं पूरा एकदम कॉपी पर अभी कराऊंगा, ठीक है। ये बस हल्के हल्के तुमको बस रिवीजन में करा रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये M1 M2 जो है एक दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो एकदम बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। और एक तरफ जो होती है उसमें कलई की होती, पेंट किया होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, अपारदर्शी हो जाता है। और उस पर जब भी प्रकाश आपतित होगा तो वो परावर्तित होकर के क्या होता है, उसी उतना ही एंगल बना करके वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये वाली देखो किरण जो AB है ये आपतित हो रही है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और ये वाली जो BC किरण जा रही है ये क्या है, परावर्तित हो रही है, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ये परावर्तित होकर के जा रही है। अब यहाँ पर जहाँ पर जो दर्पण के जिस बिंदु पर जो जैसे यहाँ पर ये B है, इस B बिंदु पर जहाँ पर प्रकाश आपतित होता है, तो आपतित होने के बाद आपतित होकर के जो परावर्तित होता है उस बिंदु को, जहाँ पर आपतित हुई किरण उस बिंदु पर जब हम लोग दर्पण के लंबवत एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, उस काल्पनिक रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो यहाँ पर ये B और N जो दिख रहा है ये क्या है, अभिलंब है। तो इसमें जो भी कोण बनता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, उसको हम लोग अभिलंब और आपतित किरण के बीच में नापते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में नापते हैं, ठीक है। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच की जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं और इसको हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। किससे, I, स्मॉल I होता है, उससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। उसी तरह से परावर्तन जो कोण होता है उसको हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन रेज बोला जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। इसके बारे में स्नेल ने 2 नियम दिए थे जिनको हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। इस घटना को परिभाषित करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए, देखिए तो परावर्तन के ये 2 नियम दिए गए हैं, नीचे यहाँ पर लिखा गया होगा। देखो पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अभी ये जो ये वाले किरण आ रहे थे, आपतित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो ये आपतन B पर जो अभिलंब खींचा गया है BN, ये तथा परावर्तित किरण, तथा ये वाली जो परावर्तित जो टकराने के बाद जा रही है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों के तीनों एक ही तल में, एक तल में होने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई लाइन ऐसे इस पेज पर खींच रहे हैं तो वो अगर पेज पर कोई स्पर्श करते हुए जा रही है तो परावर्तित होने के बाद भी वो स्पर्श करते हुए जाएगी, और आपतन बिंदु पर जो अवलंब खींचेंगे वो भी इस पेज को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। इसका मतलब यही होता है कि ये तीनों क्या है, एक तल में स्थित होते हैं। दूसरा इसका नियम क्या कहता है कि परावर्तन कोण, अभी देखो हमने बताया करी जो आर जो था वो परावर्तन कोण था, परावर्तन कोण, और आई आर जो होता है वो सदैव आपतन कोण आई के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये प्रयोग करके स्नेल ने बताया कि जैसे इसमें परावर्तन जो कोण होता है वो आपतन कोण कि क्या होता है, बराबर। अभी मैंने बताया था परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, तो ये सारा तुम लोग कक्षा 10 में पढ़े हुए हो, बस एक रिवीजन के लिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। अगला पेज हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, अभी फटाफट इसको करेंगे, फिर नया जब टॉपिक आएगा तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि प्रतिबिंब क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। जिसको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। सब दिखाई तो दे ही रहा होगा, है ना। तो ये है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब ही होता है जो उसी के जैसा दिखाई दे, जैसे कोई वस्तु है उस पर प्रकाश गिरा तो वो जा करके आँखों पर क्या है, एक बिंब बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, मतलब उसी के जैसा बना हुआ बिंब क्या कहलाता है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं, कौन कौन से, एक वास्तविक प्रतिबिंब, देखो यहाँ पे लिखा गया हुआ, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। ये 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं और आभासी को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हमारे जो है प्रतिबिंब हो गए, वास्तविक और जो है आभासी, ठीक है। अब ये समझना है कि वास्तविक कब बनता है, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे, तुम लोगों को कक्षा 10 में पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से तुम लोग जानते हो। जैसे इसको देखो एक समझ में ना, इस पर अभी तुमको समझाते हैं थोड़ा सा कि ये जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक जो है दर्पण है, ये हो गया, ये गोली दर्पण है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये दर्पण है
और इस पे हमने कलई कर दिया ये, ठीक है। और इस पर हमने ये, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, गोली दर्पण में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये समझो बस क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मान लो एक वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, एक वस्तु हमने रख दिया, इसका नाम ए बी रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक किरण जब जाएगी तो ये किरण यहाँ पर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और टकरा करके फिर क्या होगा, इसके प्रकार जो है फोकस, जिसको एफ कहते हैं, उससे जाकर जो है होती हुई इधर चली जाएगी, ठीक है, परावर्तित होकर के ये चली गई। अब एक किरण और ले लो जो इसके वक्रता केंद्र सी से जा रही है, तो ये किरण देखो ऐसे जाएगी और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जो होती है वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से फिर क्या होती है वापस, तो ये टकरा करके फिर वापस चली जाएगी। अब देखो यहाँ पर कि ये दोनों किरणें जो हैं यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर दोनों किरणें जो परावर्तित होकर के ये जो टकराने के बाद गई हैं ये वाले, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रतिबिंब बन गया ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वास्तविक रूप में दोनों किरणें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ प्रतिबिंब हम लोग इसको ए डैश बी डैश बोलेंगे। तो ये ए डैश बी डैश क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों वास्तविक रूप में किरणें काट रही हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविक रूप में किरणें काटती नहीं है। देखो कैसे, अभी जैसे एक हमने दूसरा जो है दर्पण बना दिया, ठीक है, ये, और इसको हमने बोला कि ये उत्तल है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हमने इस ये वाला जो है पीछे वाला पृष्ठ जो था उसको कलई कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष खींच दिया। अब यहाँ पर अगर एक वस्तु को हम लोग रख देते हैं, यहाँ पर एक वस्तु को हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो किरण जाएगी तो ये टकराने के बाद इधर चली जाती है। ये सब कक्षा 10 में हमने पढ़ाया हुआ है, बस एक रिविजन तुम्हारा, ठीक है। ये भी है, तो ये चली गई, इसका फोकस इधर होगा या यहाँ पे कहीं फोकस है और इसका वक्रता केंद्र भी इधर होगा, ठीक है। तो अब देखोगे ये वाली किरण पीछे इधर चली गई, टकरा करके इधर ही चली गई। तो ये क्या पीछे जा करके इसको काट रही है, नहीं। एक किरण को और हम लोग ले सकते हैं जो इसके वक्रता केंद्र से जा रही है, तो ये भी जाएगी तो ऐसे, तो इस तरह से ये टकरा के फिर से वापस चले जाए, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण होती है वो नहीं जाती है, ठीक है। और ये वाली किरण को भी अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं ऐसे, तो हम देखेंगे ये कहीं पे काट रही है। अब देखो ये जहाँ पर दोनों काट रही हैं, काट नहीं रही, ये काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो काटती हुई प्रतीत हो रही, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया, सीधा है ना, वास्तविक है, सॉरी अवास्तविक है। देखो यहाँ पर किरणें काट नहीं रही ना, वास्तविक रूप में किरणें नहीं काट रही, तो ये कैसा हुआ, आभासी प्रतिबिंब हुआ, ठीक है। ये आभासी प्रतिबिंब कैसा है, ये सीधा है, छोटा है, वस्तु देखो इतनी बड़ी है, ये इतना बड़ा है, सीधा। इसका भी ए ऊपर था, इसका भी ए ऊपर है। इसमें देखो उल्टा हो गया था, इसमें क्या हो गया था, उल्टा। इसका ए देखो ऊपर है और ये जो ये एरो, एरो देखो ना, ये एरो ये ऊपर है, इसमें एरो क्या है, किधर बन रहा है, नीचे, तो इसलिए उल्टा है। ये वास्तविक है, छोटा है और उल्टा है। और ये क्या है, आभासी है, छोटा है और वस्तु से छोटा है। आभासी है, वस्तु से छोटा है और सीधा है। ये क्या है, उल्टा है। तो ये सारे, तो ये तुम लोग को क्या हुआ, समझ में आ गया होगा कि जो है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं ना। तो अभी यही बातें बताई गई। तो ये प्रतिबिंब हमारे जो हो गए 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो एक अगली चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं गोली दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण ये कक्षा हम जो है 11 वालों के लिए बता रहे हैं, कक्षा 12 वालों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर भी तुमको एक चीज़ें समझनी है। देखो गोली दर्पण क्या होता है, इसको फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। जो भी जिसको नोट करना है वो नोट भी कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसमें क्या है, जैसे ये हमने कहा कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गोली दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब गोली दर्पण क्या होता है, जैसे ये मान लो एक तुम्हारे पास कांच का गोला है, ठीक है। कांच का क्या है, खोखला गोला, गोला समझते हो जो गेंद होती है, गेंद, हाँ उस तरह का। तो वो खोखला है, एकदम कांच का है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ से काट दें, ऐसे काट दें और इधर से भी ऐसे काट दें, ठीक है। और ये काट के ये वाला जो बीच वाला भाग है इसको हमने क्या किया, हटा दिया। तो हटाने के बाद हमको क्या होगा, एक 2 पृष्ठ अलग से देखो मिल जाएंगे।
एक पृष्ठ ये वाला जो भाग है ये हमको अलग से दिखाई देगा ऐसा, और एक ही पृष्ठ इधर वाला जो है ये दिखाई दे रहा होगा हमको इस तरह का, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर इसको जो है इसको अगर हम लोग इसके पीछे से ये वाला जो उभरा हुआ भाग है इसको हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, ठीक है। उसी तरह से इसका ये वाला जो गहरा वाला भाग है इसको कलई कर दिया। तो जब इसे हम लोग कलई करते हैं तो ये क्या होता है, दो प्रकार के दर्पण बन गए। क्या हुए, दो प्रकार के दर्पण। इनको गोले दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोले को काट करके ये दर्पण बनाया गया। जब कलई कर देते तब इसको दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो गोले को काट करके उसके बाद हमने क्या किया, इसकी कलई कर दिया, इसमें गहरा जो भाग है उसको और इसमें जो उभरा हुआ वाला भाग है उसको। तो हमको क्या हुआ, दो दर्पण प्राप्त हो गए। इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है जिसमें ये जो परावर्तक जो चमकीला पृष्ठ होता है जहाँ से परावर्तन होता है उस वाले पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये क्या है, कलई हुआ है, ये वाला जो हमने खींचा है पेन से, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और उसी तरह से यहाँ पर ये वाला जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से परावर्तन की घटना होगी, ठीक है। तो ये हमको दो प्रकार के दर्पण मिल गए जो गोली दर्पण है और इनका नाम अलग अलग होता है। इनको बोलते हैं, ये वाला जो दर्पण था इसको बोलते हैं अवतल गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल गोलीय दर्पण, ठीक है। और इसको बोलेंगे उत्तल, क्या कहेंगे, उत्तल गोलीय दर्पण, ठीक है। तो ये देखो, गोले को काटने से दो प्रकार के हमारे दर्पण बने ना, जिनको हम लोग अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण। इनको साधारण भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, सिर्फ अवतल दर्पण बोल देते हैं, इसको उत्तल दर्पण बोल देते हैं, बस इतने से, ठीक है। अब देखो इसके कुछ भाग होते हैं, उन भागों को हम लोग समझते हैं कि वो क्या क्या होते हैं ना। जैसे देखो अभी जैसे हम लोग अवतल को समझते हैं, इस वाले को, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। देखो हमने क्या किया, जैसे ये गोला था, ये गोला था, तो गोला के यहाँ पे क्या था, एक केंद्र था सी, जो इसको हम लोग ओ से लिखते हैं ज़्यादातर गोला में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो है इस गोले का जो केंद्र होगा ना वो इसका भी होगा, ये क्योंकि गोले से काटा गया है तो इसका यहाँ पे केंद्र होगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर उसको जैसे यहाँ ओ से दिखा रहे थे ना गोले में, यहाँ पर क्या करेंगे, सी से दिखाएंगे। और यहाँ पर इसका गोले का केंद्र बोलते थे, यहाँ पर ये देखो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम बदल जाता है, जो यहाँ पे ये केंद्र था इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये गोले का ही केंद्र होता है जिस गोले से काटा गया है, लेकिन इसका नाम यहाँ बदल जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। एक बात समझ में आ गया, चलो। अब देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक टेढ़ा है ना, इसको टेढ़े भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र। क्या कहते हैं, वक्र। तो ये जो वक्र है, इस वक्र का एकदम मध्य बिंदु जो होगा, मध्य बिंदु, जिसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, पी से, ठीक है। इस पी वाले भाग को, ये जो मध्य बिंदु, ये वक्र भाग का जो मध्य बिंदु होता है एकदम, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव ना, इंग्लिश में इसको पोल बोला जाता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें याद हो गई। अच्छा, अब ये देखो ये दर्पण है ना, तो दर्पण का नाम होगा तो इसको हम लोग यम1 और यम2, ये कहेंगे यम1 यम2 क्या है, एक दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका पी क्या है, ध्रुव है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। चलो अच्छा, इतनी चीज़ें समझ गए, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ इसमें हम लोग समझते हैं कि अब जैसे यहाँ पर ये केंद्र होता है, तो केंद्र से और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र और ये परिधि जो होती है गोले में, परिधि, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जो है त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो देखो ये जो वक्रता केंद्र है वो और इसके ध्रुव की जो बीच की दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये आर हो गया, कहाँ से कहाँ होता है, ध्रुव से लेकर के सी तक। सी का मतलब वक्रता केंद्र। ये वाली जो दूरी है तो इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वंदना समझ में आ रहा है कि भूल गई सब,
काजल ध्यान दो, इधर उधर बहुत देखती रहती हो। क्या देख रहे हो पीछे? हाँ इधर सामने देखो। तुम बात करने में इतना क्या। हाँ देखो समझ में इतना है। ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ये 3 चीज़ें हमने समझ लिया। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि अगर मान लो कि हमको अवतल दर्पण दे दिया जाए, सॉरी उत्तल दर्पण दे दिया जाए। कौन सा दर्पण? उत्तल। तो देखो इधर समझते हैं, ये मान लो उत्तल दर्पण होगा, तो इसका ये वाला जो पृष्ठ होगा, ये वाला पृष्ठ, ये कैसा होगा? ये कोटेड होगा, है ना, ये कोटेड होगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये इस तरह से। देखो हाँ एक चीज़ बताना इसमें भूल गए, इसको ध्यान से सुनो। ये वाली जो रेखा होती है ना, जो इसके केंद्र, गोले के केंद्र और परिधि को मिलाते हुए, या कह लो कि गोले, ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा ये होती है ना, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष। तो ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य क्या है? अक्ष, ठीक है। हाँ कावेरी ध्यान दो, कावेरी हाँ पढ़ती लिखती नहीं है बिल्कुल। हाँ अनीसा बता रही थी तुम्हारे बारे में। हाँ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही हो, ध्यान से करो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो होगा इसका ध्रुव हो जाएगा। इधर क्या होगा? क्योंकि गोला इधर से कटा है तो इसका केंद्र इधर होगा ना, इधर केंद्र होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी? इधर की तरफ होगी, ठीक है, ये इधर से इधर की तरफ। अच्छा अब इसमें भी वही मुख्य अक्ष तुमने समझ लिया। ये क्या हो गया? इसका ध्रुव। क्या हुआ? ध्रुव, ठीक है। और ये क्या है? ये है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो दोनों दर्पण में ध्यान से समझो कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। देखो ध्रुव एकदम दर्पण के ठीक बीच में, यहाँ पर और ये यहाँ पर ना। इसमें जो जो अवतल होता है, कौन सा ये दर्पण है? अवतल। कौन सा है? अवतल। ये कौन सा है? ये है उत्तल। कौन सा है? उत्तल। देखो अवतल में क्या होता है यहाँ पर, और इसके ठीक बाईं ओर, ठीक इसके कहाँ बाईं ओर वक्रता केंद्र होता है। उसकी ध्रुव से जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, ये बाईं ओर होता है। और ये वाली जो रेखा होती है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई होती है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है। अच्छा और इस वाले में देखो, उत्तल वाले में क्या होता है? उत्तल वाले में ध्रुव तो अभी भी दर्पण के बीच में है ना, लेकिन इसका वक्रता जो केंद्र होता है वो दाहिनी ओर होता है। दर्पण के किधर होता है? दाहिनी ओर। और ये वाली जो दूरी होती है वो भी क्या होती है? दाहिनी ओर, ठीक है। समझ गए? मुख्य अक्ष ये है। अब हम लोग आगे इसमें और चीज़ समझते हैं। एक चीज़ होता है, जैसे देखो इसका नाम M1 M2 रखते हैं ना, उसी तरह से इस वाले दर्पण का भी नाम क्या रख देंगे? M1 M2। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और हम लोग समझते हैं कि इसमें एक बोला जाएगा तुमसे कि जो है इसका जो है द्वारक, दर्पण का द्वारक, ये समझो द्वारक, द्वारक समझते हो? चलो ठीक है, तुम लोग पढ़े होगे कक्षा 12 वाले, कक्षा 11 वाले समझो तुम लोग, हालांकि कक्षा 10 में हमने बताया था, फिर से उसका रिवीजन करा। देखो द्वारक का मतलब क्या होता है? द्वार का मतलब होता है जो घर में द्वार होता है प्रवेश करने के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा भाग होता है, ये जिस पर प्रकाश आता है, जिस पर प्रकाश क्या होगा? आपतित होगा, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो इधर से प्रकाश आपतित होगा और इसमें इधर से प्रकाश आपतित होगा, तो ये द्वार जितना बड़ा रहेगा, द्वार जितना बड़ा रहेगा उतने मोटे लोग प्रवेश कर जाएंगे। द्वार जितना पतला होगा उसमें पतले लोग प्रवेश करेंगे ना, या द्वार बड़ा होगा तो 4 लोग एक साथ प्रवेश कर जाएंगे। तो वैसे ही दर्पण का ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा भाग होता है ना, इसको बोलते हैं द्वारक, ठीक है। तो जितना बड़ा द्वारक होगा वो अब कहेंगे कि दर्पण क्या होगा? वो उतना ही बड़ा होगा। द्वारक छोटा होगा तो दर्पण क्या कहेंगे? छोटा होगा। बस समझे? तो इसमें द्वारक बड़ा होगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा? देखो द्वारक बड़ा है तो उस पर प्रकाश अधिक गिरेगा, प्रकाश अधिक गिरेगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ज़्यादा चमकीला होगा।
और द्वारक अगर छोटा होगा, जैसे कि मान लो हमने एक दर्पण ऐसा बना दी इतना छोटा सा ना, तो अभी ये द्वारक जो है इसका छोटा है, हम कहेंगे कि इसका ये क्या है, छोटे द्वारक का दर्पण है, छोटे द्वारक का दर्पण है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उससे ये होगा ना कि इसमें ये ध्रुव है, और जैसे कि मान लो, अच्छे से अब समझ लो, ठीक है, इसका द्वारक बड़ा है और इसका द्वारक क्या है, छोटा है। चलो आगे इसका एप्लीकेशन हम बताएंगे। अभी तुमको हमने ये बताया कि अगर इस पर प्रतिबिंब बनेगा तो वो चमकीला ज़्यादा होगा, और इसमें बनेगा तो कैसा होगा, थोड़ा कम चमकीला होगा या धुंधला कलर होगा। ठीक है, ये बातें तुमको समझ में आ गई होंगी। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखो बता दिया तुमको, वक्रता त्रिज्या बता दिया, ध्रुव बता दिया, ठीक है, और मुख्य अक्ष बता दिया, और क्या बताया, दर्पण का द्वारक बता दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और बाकी हुई है, दो चीज़ बाकी है, एक तो मुख्य फोकस क्या होता है, और एक होता है फोकस दूरी। तो वो दो चीज़ें और समझते हैं, तो ये तुम्हारा जो है पूरा टॉपिक जो है गोली दर्पण का वो ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ना, अब ये मान लो फिर से हमने क्या किया, जो है दर्पण बना दिया ये, और एक दर्पण बना दिया हमने ये, है ना। अब ये देखो तुम्हारा हो गया उत्तल, इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसका ये वाला भाग हम लोग कलई कर देते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो इसका ये होगा क्या, मुख्य अक्ष, ये उसी तरह से इसका भी क्या होगा, मुख्य अक्ष ये, है ना। दोनों चीज़ समझ रहे हैं। अब इस पे हमने क्या किया, ये इसका वक्रता केंद्र बना दिया, ये इसका ध्रुव बना दिया, मुख्य समझ ही रहे हो, ये तुम्हारा P हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा C हो गया। अच्छा, अब देखो इस पर एक हम लोग वस्तु रख देते हैं, कहाँ पर, इसके मुख्य अक्ष पर। हमने कह दिया इस वस्तु का नाम क्या है, तो कहोगे AB है ना। तो AB है, तो यहाँ से क्या होगा, जो वस्तु होती है वहाँ से क्या चलती हैं, किरणें। तो यहाँ से एक किरण जो हमेशा तुमको खींचना है, वो क्या करना है, वो मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से, वस्तु के शीर्ष से, ये देखो शीर्ष है ना, जिधर एरो बना हुआ है शीर्ष है, तो यहाँ से हमेशा ही क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींच लेना। ठीक है, अब ये जब किरण खींचोगे तो ये जब परावर्तित होगी ना, तो परावर्तित होकर के ये मुख्य अक्ष को जहाँ पर भी काटेगी, परावर्तित होकर जहाँ पर भी क्या करेगी, मुख्य अक्ष को काटेगी। तो ये देखो जो समांतर किरणें आती है ना, ये कहाँ से आती है, अनंत से। कहाँ से आती हैं, अनंत से। वैसे ही हम एक जो है नीचे से भी मान सकते हैं कि ये एक और किरण जा रही है, तो ये भी जो है परावर्तित होकर के कहाँ जाएगी, तो उसी बिंदु से जाएगी जहाँ से वो गई है। तो ये जहाँ पर काट रही है, ये दोनों किरणें जहाँ पे काट रही हैं, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। और इसको यफ से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, यफ से। बात समझ में आए। देखो अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो वहाँ से आने वाली किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगे, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी, उससे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अगर कोई परिभाषा लिखना चाह रहा है तो लिख लो, चलो लिखो जल्दी से, हेडिंग डाल लो, मुख्य फोकस ना। लिखो लिखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, चलो तो देखो इसमें अभी तुमने अवतल में समझ लिया कि इसका मुख्य फोकस कहाँ है, तो इधर है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में। ठीक है, एक चीज़ में और समझ लेते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी क्या होती है। तो देखो ये ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है ना, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल एफ से। ये वाले देखो देखो, ध्रुव से और मुख्य फोकस के बीच ये एफ था, इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, क्या कहेंगे, फोकस दूरी।
अभी हम लोग इसमें समझेंगे कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक और किसकी जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, अब इसमें समझ लेते हैं। देखो अब इसमें भी मान लो वस्तु हमारी अनंत पे रखी है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु है, तो यहाँ से फिर से क्या होगा, ये जो किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई। ठीक है, अब परावर्तन के पश्चात ये किरणें क्या होंगी, ये इधर की तरफ और ये वाली किरण इधर की तरफ चली जाएगी। ठीक, क्योंकि इधर और पारदर्शी तो किरणें पार करके नहीं जा पाएंगी। ठीक है, तो अब ये जो परावर्तित होकर किरणें गई हैं, इनको अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं ऐसे, तो ये देखो मुख्य अक्ष को कहीं पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। काटती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत। ये वास्तविक रूप में काट नहीं रहे, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये जहाँ पर काट रही हैं मुख्य अक्ष को, जहाँ पर जिस बिंदु पर काट रही हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। इसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब देखो फिर से वही चीज़, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी स्मॉल एफ, वो क्या होगा, स्मॉल एफ क्या कहलाएगा, ये फोकस दूरी। क्या कहलाता है, फोकस दूरी। तो अगर फोकस दूरी की परिभाषा लिखना चाहते हो तो नीचे हेडिंग डाल लो, क्या, फोकस दूरी लिखो। ठीक है, इसको बना लेना, डायग्राम दोनों बना लेना और उसके बाद फिर इसमें लिखना। चलो लिखो फोकस दूरी, तो लिखो दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य की, फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। आगे लिखो, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका देखो एसआई मात्रक होता है, दूरी है तो एसआई मात्रक होगा, क्या होगा, मीटर। तो लिख लो इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। इसको हम लोग स्मॉल एम से, मीटर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। ठीक है, अब देखो एक चीज़ इसमें होता है कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, कौन से दर्पण की। ठीक है, तो अभी देखो इसमें दो दर्पण हैं, तो इसमें एक चीज़ समझो, जैसे तुम लोग कार्तीय तल में पढ़े थे कि ये तुम्हारा क्या होता है, जो है एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, तो देखो एक्स अक्ष में ये जो होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु ओ ना, तो ये एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से दाईं ओर की जो दूरी होती है उसको धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक। और यहाँ से ये जो ऊपर होती है इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक, वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ। उसी तरह से यहाँ से जो बाईं ओर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक हो। और जो नीचे होता है वाई अक्ष पे वो क्या होता है, वो भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि देखो ये दाहिने तरफ जितनी भी दूरी होगी वो धनात्मक, ऊपर जितनी होगी वो धनात्मक, बाईं ओर जितनी होगी वो ऋणात्मक, उसी तरह से नीचे की तरफ जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब ठीक वही चीज़ यहाँ पे समझो कि जैसे यहाँ पर ये मूल बिंदु ओ था, वैसे ही यहाँ का जो मूल बिंदु होता है दर्पण के लिए वो होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। तो देखो ध्रुव से आगे की तरफ, जिधर देखो किरण जिधर जा रही है, जिधर की तरफ किरण जा रही है उस दिशा में आगे की ओर, इधर की तरफ ध्रुव से आगे की तरफ जो भी दूरी होगी वो धनात्मक होगी, ऊपर जो भी होगी वो धनात्मक होगी, नीचे जो भी होगी वो ऋणात्मक होगी, यहाँ से बाईं ओर जो भी दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो अब देखो तुम ध्रुव से, अगर तुम ध्रुव से अगर इधर फोकस पे जाना चाहते हो तो देखो ये बाईं ओर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, बाईं ओर। अब यहाँ पे बाईं ओर जाने पे क्या होता है, ऋणात्मक। तो देखो यहाँ पर बाईं ओर जब जाते हो, इसमें बाईं ओर जाते हो तो ऋणात्मक होता है, उसी तरह से यहाँ पर जब ध्रुव से बाईं ओर जाओगे तो ऋणात्मक होगा। तो इसलिए अवतल दर्पण की देखो फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। तो इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ध्रुव से पीछे जा रहे हो ना, बाईं ओर जा रहे हो, जिधर किरण जा रहे हो उसके विपरीत जा रहे हो, इसलिए क्या हो गया, ऋणात्मक। ठीक है, याद हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें ये ध्रुव है, इसकी फोकस बिंदु देखो इधर है, तो देखो जिधर किरण जा रही थी, आगे की तरफ किरण जा रही थी, हम भी किधर जा रहे हैं, आगे, ध्रुव से किधर जा रहे हैं, आगे, दाहिनी ओर। देखो यहाँ से दाहिनी ओर, दाहिनी ओर। तो अब यहाँ से अगर दाहिनी ओर जाओगे तो फोकस बिंदु आगे मिलेगा, इसका मतलब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक। तो इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, इसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, धनात्मक होती है। बात समझ में आ गया, नहीं आया, आया। ठीक है, देखो नहीं आया होगा तो बता देना। ठीक है,
फिर से देखेंगे। देखो अब जैसे यहाँ पर ऊपर नीचे वाला क्या चक्कर है, जैसे मान लो ये वस्तु रख दिया हमने ए बी, ठीक है, तो अब इसकी भी कुछ लंबाई होगी। तो ये देखो क्या है, मुख एच के ऊपर है, यहाँ से देखो ये ऊपर है, तो ये ऊपर होगा तो इसकी लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक। क्या बोलेंगे, धनात्मक। ठीक है। अभी देखो पीछे हमने दर्पण बना जो है प्रतिबिंब देखा था, अगर मान लो कि इसका प्रतिबिंब इधर नीचे बन जाता है, किधर बन जाता है, मान लो बन गया नीचे ऐसे, तो अब ये देखो ये क्या हो गया, जो है ध्रुव से नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है नीचे, अगर ये नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको हम लोग ए डैश बी डैश अगर बोले हैं कि ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये वाली लंबाई कैसी होगी, तो ये ऋणात्मक होगी। बात समझ में आया नहीं, आ गया। ठीक है, तो इतना आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब इसके आगे कल हम लोग जो है और चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ देखो जाते जाते अभी हम लोग समझ लेते हैं कि जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, तो एक हेडिंग लिखो, गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। ठीक है, इसका प्रयोग अभी होगा न्यूमेरिकल में हम लोग करेंगे। देखिए, तो ये देखो तुम याद कर लो कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी। तो एफ बराबर क्या होगा, r/2। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होगा, ये दिया रहेगा वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा, तो उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, फोकस दूरी रहेगा। और क्वेश्चन में ये भी बोला जाएगा कौन सा दर्पण है, जैसे कि मान लो अवतल बोल दिया तो हम उसमें जानते हैं कि उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। हाँ, जो चीज़ फोकस दूरी के लिए लागू है वही चीज़ जो है वक्रता त्रिज्या के लिए भी होगा। जैसे इसकी अगर वक्रता त्रिज्या कहोगे तो ऋणात्मक, किसकी, अवतल की वक्रता त्रिज्या आर जो होगा इसकी कैसी होगी, ऋणात्मक। और इसके लिए क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इसके लिए धनात्मक। इसके लिए क्या होगा, धनात्मक। बात समझ आ रहा है, इसके लिए क्या होगा, धनात्मक। तो उत्तल की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है, अवतल के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो जब भी दिया जाएगा क्वेश्चन में ऐसा बताया जाएगा, तुमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और भी क्या पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इसके लिए अगर पूछोगे तो क्या लिखोगे कि दर्पण के लिए या गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हमने आज पढ़ लिया। अब अगले दिन जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना, तो अगले फिर क्लास में मिलते हैं। सब लोग को बाय बाय ना, जितने भी लोग हैं, अंजलि, काजल, नंदनी, आकाश, रितेश, जो भी बच्चे हैं सभी लोग ध्यान से पढ़ें। जो भी ना समझ में आए तो उसको तुम लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो अभी तुम लोगों से हम लाइव बात करेंगे। ठीक है ना, चाहे यूट्यूब पर या फिर गूगल मीट पर। तो गूगल मीट पर सब लोग फेस टू फेस जो है बात कर पाओगे। तो गूगल मीट के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करके उसमें देखो कि कैसे बात कर सकते हैं। और इसके लिए हमको जो गूगल मीट पर बात करने के लिए ना जो है सबका व्हाट्सअप नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप पे मैं एक लिंक भेजूँगा, उस लिंक को जब क्लिक करोगे तो तुम जो है उसमें लाइव आ जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए जो भी होगा तो हमको मैसेज कर देना। सबके पास हो सकता है नंबर होगा मेरा ना, अगर नंबर है तो फिर उस पर कर लो। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले दिन। ठीक है, ओके, बाय बाय।